हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं साइंस 1 का 8th चैप्टर मेटलर्जी। मेटलर्जी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की, और फिर नॉन मेटल्स की, फिर आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, फिर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे, फिर मेटलर्जी के जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू नो दैट व्हाट इज़ मेटलर्जी। मेटलर्जी मीन्स दैट साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स की जो हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। अब मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं। तो मेटल्स सॉलिड होते हैं हमेशा, कुछ मेटल्स को छोड़ के सॉलिड होते हैं सभी। मर्क्यूरी और गैलियम को अगर हम लोग छोड़े, मर्क्यूरी और गैलियम इन लोग लिक्विड फॉर्म में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। इन दोनों को अगर हम लोग छोड़े तो बाकी जितने भी मेटल हैं सब सॉलिड होते हैं। मेटल लस्टर पोजेस करते हैं। मेटल लस्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू एक्सपोजर एट एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम रिएक्टिव गैसेज। लस्टर मतलब ये लोग थोड़ा सा शाइन करते हैं। वी नो दैट मेटल्स है प्रॉपर्टी नेमली, ये डक्टाइल होते हैं, इनकी मेलेबिलिटी होती है, मतलब ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मेलेबिलिटी। और ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ऑल मेटल्स हार्ड होते हैं। अल्कली मेटल्स की बात करें ग्रुप 1 में, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब एक्सेप्शन है। इनको अगर हम लोग छोड़े तो बाकी जितने भी मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, और इन सभी को हम लोग कट कर सकते हैं नाइफ से, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मिलिएबल होते हैं। इनकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। जैसे हम लोग बात करें तो टंगस्टन मेटल की सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होती है 3422 डिग्री सेल्सियस। और इसके अपोजिट ऑन द कॉन्ट्रेरी द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी, गैलियम आर वेरी लो। मतलब इसकी सबसे ज़्यादा थी। अब इसके कॉन्ट्रेरी, इसके अपोजिट जो ये एलिमेंट्स है, ये मेटल्स है, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है। अ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन सर्टेन मेटल्स आर स्ट्रक। मतलब कि जब भी हम लोग मेटल को छुएंगे तो उसमें से टन टन की आवाज़ आएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं सोनोरिटी। तो इसका मतलब जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं। तो ये थी मेटल्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज़। इसमें से कोई 4 प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से याद कर लेना है, एग्जाम में आ सकता है। अब बात करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स में जो होते हैं वो ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में होते हैं और कुछ गैसियस स्टेट में होते हैं नॉन मेटल्स, मतलब कि गैसियस फॉर्म में। एक्सेप्शन कौन सी है? ब्रोमीन की एक्सेप्शन है। ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में। बाकी सारे नॉन मेटल्स सॉलिड या गैसियस रहते हैं। तो आपके एग्जाम में आ सकता है द डैश नॉन मेटल इज लिक्विड इज एक्सिस्ट इन लिक्विड स्टेट। सो यू हैव टू मेनी ऑप्शंस इन विच यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वन, एंड करेक्ट वन इज ब्रोमीन। नॉन मेटल्स लस्टर नहीं पोजेस करते हैं, शाइन नहीं करते हैं, बट जो आयोडीन होता है वो क्रिस्टल होता है और शाइनी होता है। नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। डायमंड की अगर हम लोग एक्सेप्शन करें, मतलब डायमंड को अगर हम लोग छोड़ दें जो कि हार्ड होता है बहुत, तो बाकी सब मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, हम लोग सभी लोग जानते हैं। नॉन मेटल्स की लो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होती है। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ग्रेफाइट को अगर हम लोग एक्सेप्शन करें तो बाकी सारे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, और ग्रेफाइट की बात करें तो ये गुड कंडक्टर होता है। तो सभी को प्रॉपरली क्लासीफाई अभी तक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सेप्शन सभी में है। उसमें भी हम लोगों ने देखा तो गैलियम, मर्क्यूरी, इन सभी की एक्सेप्शन थी। इसमें भी ब्रोमीन की एक्सेप्शन है। तो अगर इन एक्सेप्शन को छोड़े तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स में होती हैं। जैसे हम लोग बैड कंडक्टर की बात करें तो अगर ग्रेफाइट को छोड़े तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग याद कर सकते हैं। तो आप लोग को बस ऐसा लिखना है, नॉन मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट वाइल सम आर इन गैसियस स्टेट। और फिर मेटल में मेटल आर एक्सिस्ट इन सॉलिड स्टेट। तो इस तरीके से आप लोग को लिखना है। एक्सेप्शन आप लोग ज़्यादा मत याद कीजिए, बस एक ब्रोमीन वाला याद कर लीजिए, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड, 3 ही एक्सेप्शन वाला याद कीजिए, हो सकता है बोर्ड में आ जाए, बिकॉज ये सब गिने चुने क्वेश्चन है, बहुत ही नामांकित क्वेश्चन है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? बहुत ही ईजी है दोस्तों। मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर रिएक्टिव होते हैं, और मेटल जो होते हैं उनके पास मेटैलिक कैरेक्टर होता है। मेटैलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की आदत। तो मेटल्स जो होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज्ड आयन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ करते हैं, इसीलिए मेटल को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। जैसे हम लोग सोडियम की बात करें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281, और क्लोरीन की बात करें तो
7। क्लोरीन को कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम क्लोरीन को दे देगा। तो 1 जब यहाँ से चला जाएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसने लिया उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये आता किस तरीके से है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट और ये तीसरा ऑर्बिट। यहाँ पे आपका प्रोटॉन भी रहेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, और हम लोग जानते हैं जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है और साथ ही में 11 इलेक्ट्रॉन भी है। तो इसने जब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्रोटॉन इसके पास अभी भी 11 ही है, बट इलेक्ट्रॉन तो बस 10 बचा। तो 10 माइनस में है और 11 पॉजिटिव में है, तो 11 माइनस 10 1 मिलेगा। और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का 17 प्रोटॉन था, अभी उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 18 हो जाएगा। तो इसके ऊपर माइनस आ गया, तो 17 माइनस 18 माइनस 1, इसीलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सो ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये बता दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें नहीं दिया गया आपको। तो अभी डू यू नो में आपको कुछ कूल फैक्ट्स दिए गए हैं। जो सब्सटेंसेस गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो हीट के भी वैसे ही गुड कंडक्टर होते हैं। तो अगर एक सब्सटेंस हीट का गुड कंडक्टर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होगा। बैड कंडक्टर अगर हीट का है तो वो बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। एक्सेप्शन दिया है डायमंड। डायमंड बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट गुड कंडक्टर है हीट का, क्योंकि वो हार्ड होता है और उसके मॉलिक्यूल बहुत ही डेंस होते हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, बट हीट को तुरंत कंडक्ट कर लेता है। तो ये हम लोगों का एक्सेप्शन था। अब इसी तरीके से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स को रिलेट करते हैं। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर रिएक्टिव नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं वो लोग, इसीलिए उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो अब मेटल्स के कुछ रिएक्शंस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला रिएक्शन है मेटल का ऑक्सीजन के साथ। कौन सा मेटल लिया गया है? Na। सो सबसे पहले रिएक्शन कराया गया Na प्लस O2 में। तो NaO2 से रिएक्ट होगा तो बनेगा Na2O। क्या बनेगा वो चीज़ आपको ज़रूर याद रहनी चाहिए। 2Na हुआ तो मैंने 2 लगा दिया यहाँ पे, और फिर उसके बाद O भी 2 है तो मुझे यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब 2 2 जब 4 4 Na हो गया, तो मुझे यहाँ पे 2 हटा के 4 लिखना पड़ेगा। तो 4 Na हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ने इसको बैलेंस कर दिया। अब देखें तो यहाँ पे भी 4 Na है, यहाँ पे भी 4 Na है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। अब उसके बाद जब Na2O बना तो उसको मैंने रिएक्ट कराया वाटर के साथ। तो ये Na2O प्लस H2O। तो जब भी इनको रिएक्ट कराएंगे हम लोग तो बनेगा NaOH। NaOH बना। अब 2 Na है तो मैंने 2 लगा दिया। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 है। जी हाँ, तो यहाँ पे सब कुछ अभी बैलेंस्ड है, तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से रिएक्ट कराया। और फिर आप लोग एक बात याद रखें कि जो सोडियम होता है, अगर हम लोग उसको बाहर रखेंगे तो वो हमेशा फायर को कैच कर लेगा, मतलब आग लग सकती है अगर हम लोग सोडियम को बाहर रखें। एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग हमेशा सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि केरोसिन में अगर डुबाएंगे हम लोग सोडियम को तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, बाहर नहीं आ पाएगा, जिसके कारण फिर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसा ही एक बार हुआ था, कोई स्कूल में था तो उन्होंने देखा कि भाई कुछ चमक रहा है, तो वो कुछ चमकने वाला सोना या फिर कोई जेवल नहीं था, मोती नहीं था, वो था सोडियम। तो उन्होंने अपने पॉकेट में रखा उसको और फिर धीरे से ले जाने लगे, तब तक उनकी पॉकेट पूरी जल गई, आग लग गई थी वहाँ पे। तो इस तरीके का एक्सीडेंट हो जाता है, इसीलिए सोडियम को हम लोग सिंक करके रखते हैं केरोसिन में। उसके बाद हम लोगों ने रिएक्ट कराया मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ। अब Mg एक और मेटल ले रहे हैं, तो Mg प्लस O2 हम लोग कराएंगे तो बनेगा MgO। ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दूंगा। अब 2Mg हो गया तो यहाँ पे भी 2 लगा दूंगा। तो इस तरीके से आपका बैलेंस हो गया। अब जो MgO बना उसको मैं रिएक्ट कराऊंगा वाटर के साथ, तो MgO प्लस H2O। अब NaOH की तरह इससे भी वही बनेगा, तो MgOH2। इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ये था हम लोगों का मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। अब रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले Na प्लस H2O को रिएक्ट कराया गया, ठीक है। तो Na प्लस H2O को जब रिएक्ट कराया गया तो बना NaOH प्लस H2 और प्लस हीट लिबरेट हुई है, क्योंकि वाटर के साथ जब भी हम लोग मेटल का रिएक्शन कराएंगे तो हीट ज़रूर लिबरेट होगी। तो यहाँ पे NaOH है, यहाँ पे Na प्लस H2O है, तो O यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे। 2 क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे H2 है,
तो यहाँ पे भी H2 हो गया। उसके बाद हम लोग 2 यहाँ पे भी लगाएंगे क्योंकि Na भी 2 हो गया। फिर यहाँ पे 2 हुआ तो इस पर इधर भी हम लोग 2 लगा देंगे, तो इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। तो इसी तरीके से पोटेशियम का भी है K + H2O इज इक्वल टू KOH बना प्लस H2 प्लस हीट। मतलब जब भी हम लोग एक मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हम लोगों को हाइड्रोजन सेपरेट मिल जाएगा। तो कैल्शियम को जब हम लोगों ने रिएक्ट कराया वाटर से तो स्लोली रिएक्ट हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई और उसके साथ साथ बबल्स के फॉर्म में मेटल्स कलेक्ट हुए, वाटर पे फ्लोट हुए मेटल्स बबल के फॉर्म में। और फिर जब एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक से रिएक्ट कराया तो फिर वो रिएक्ट नहीं हुए कोल्ड और हॉट वाटर से, मतलब कि पानी से उन लोग रिएक्ट नहीं हुए। बट जब उनको रिएक्ट कराया गया भाप से, स्टीम से जब रिएक्ट कराया गया तो उन लोगों ने रिएक्ट किया और उनके ऑक्साइड्स बने। मतलब Al + H2O जब मैंने रिएक्ट कराया तो मुझे मिला Al2O3, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और फिर आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, तो इसी तरीके का डिफरेंट ऑक्साइड्स मिला। उसके बाद जब रिएक्शन कराया गया मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ तो सभी ने पाया कि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद Al है, एल्यूमिनियम उसके बाद है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद आयरन है। तो इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज़ तैयार हुई। तो उन्होंने जब लाइन से सबको रिएक्ट कराया तो पाया सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है, सबसे कम रिएक्टिव फेरस है, और ये दोनों मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो जब Mg + HCl कराया गया तो उन्हें मिला MgCl2। Cl2 क्यों लिखते हैं? क्योंकि 2 लिखते हैं हाइड्रोजन्स की, हैलोजेंस की ये वो होती है, टेंडेंसी होती है। और फिर यहाँ पे बचा H2, 2 बचा तो यहाँ पे भी फिर 2 लगेगा। Cl भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 था, ये बैलेंस हो गया हम लोगों का। इसी तरीके से डिफरेंट रिएक्शंस आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। और फिर जब मेटल्स को रिएक्ट कराया गया नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, तो नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराया गया तो Cu प्लस नाइट्रिक एसिड बना हम लोगों का कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन गैस रिलीज़ हुई और उसके साथ साथ प्लस H2O रिलीज़ हुआ। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रिएक्शन है, इसको जब आप लोग बार बार पढ़ोगे तो ही आपको याद आएगा, समझ आएगा। ये हम लोगों का एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया जो होता है वो करोजिव होता है और फॉर्मिंग लिक्विड होता है। ये एक फ्यू रिएजेंट्स है जो डिसॉल्व होते हैं नोबल मेटल्स में, जैसे गोल्ड और प्लेटिनम। एक्वा रिजिया जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन से बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 30 ग्राम लिया जाएगा तो नाइट्रिक एसिड को भी 10 ग्राम लिया जाएगा, मतलब 3:1 रेशियो में इसको हम लोग लेते हैं और फिर इनके दोनों के कॉन्सेंट्रेशन से बनता है एक्वा रिजिया। याद रखें, एक्वा रिजिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब रिएक्शन हम लोग मेटल का कराएंगे कुछ सॉल्ट और अदर मेटल के साथ। तो सबसे पहले जब रिएक्ट कराया गया मेटल्स को FeSO4 के साथ तो उन्हें मिला CuSO4 प्लस Fe। तो इस तरीके से डिफरेंट रिएक्शंस कराए गए मेटल के। तो ये था उन लोगों का रिएक्टिविटी सीरीज़। ये देखिए आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज़। तो जो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड होते हैं, ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। और फिर उसके बाद जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने वाले हैं वो कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, सबसे कम रिएक्टिव है गोल्ड। तो इस तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर से जब भी हम लोग मेटल्स को लगाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पे उसी ऑर्डर में लगाया गया है। ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है गाइस, 3 मार्क का आया था जिसमें आप लोगों को तीनों पूछा था। हाईली रिएक्टिव मेटल पोटेशियम, लेस रिएक्टिव मेटल गोल्ड, एंड मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल आपका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब आप लोग लिख सकते हैं। सो इस तरीके से आपको 3 मार्क्स ईजिली मिल गए अगर आपने लिखा है तो। अब रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। अब मेटल का नॉन मेटल के साथ रिएक्शन हम लोग देखते हैं। सो जब भी हम लोग मेटल का नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं सो द परफेक्ट एग्जांपल इज NaCl। एवरीवन टेक दिस एग्जांपल। सो Na + Cl2। Cl2 क्यों? क्योंकि 2 हम लोग लिखते हैं, हैलोजेंस की टेंडेंसी है। तो बना NaCl। NaCl बना तो उसके बाद यहाँ पे 2 क्यों लगाया? क्योंकि Cl पे 2 था, 2 Na हो गया तो यहाँ पे भी 2 लगा दिया। तो इस तरीके से बैलेंस हो गया। तो जब भी हम लोग मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो उसमें ज़्यादातर बनता है सॉल्ट, और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो इस तरीके से बनता है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल जो होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं।
ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन फॉर्म करते हैं। और एग्जांपल्स देखिए आप लोग, नॉन मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया गया तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया गया तो कुछ ना कुछ गैस रिलीज़ हुई। सबसे पहले कार्बन को रिएक्ट कराया गया ऑक्सीजन के साथ तो बना CO2, और फिर उसके बाद पार्शियल कंबशन, मतलब कि जब पहले कंप्लीट कंबशन जब पूरा जलाया गया तो उन्हें मिला CO2। उसके बाद जब थोड़ा सा जलाया गया तो उन्हें मिला 2CO जो कि न्यूट्रल था, ये मोनो ऑक्साइड है। और फिर उसके बाद जब उन्होंने थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा जलाया तो उन्हें मिला एसिडिक सल्फ़र डाइऑक्साइड मिला। तो कंप्लीट कंबशन में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, इनकम्प्लीट कंबशन में मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और सल्फ़र का ऑक्सीजन के साथ जब कंप्लीट कंबशन कराया गया तो उन्हें मिला सल्फ़र डाइऑक्साइड जो कि था एसिडिक। तो इस तरीके से रिएक्शन हुआ। और फिर जब नॉन मेटल का रिएक्शन कराया गया वाटर के साथ तो Cl2 + H2O जब कराया गया तो उन्हें मिला HOCl + HCl। तो इस तरीके से रिएक्शन हुआ। और फिर डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन कराया गया नॉन मेटल के साथ, मतलब HBr + Cl2, तो उन्हें मिला 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड + ब्रोमीन। उसके बाद नॉन मेटल्स का रिएक्शन कराया गया हाइड्रोजन के साथ, सल्फ़र + हाइड्रोजन, तो उन्हें मिला हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर N2 + 3H2 तो उन्हें मिला 2NH3। तो इस तरीके से कुछ रिएक्शंस हैं जिन्हें आपको याद करना है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप एक बुक बना लीजिए जिसमें अलग से आप लोग इन रिएक्शंस को लिखें। अब बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड की। सो आयोनिक कंपाउंड से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि भाई आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड मतलब कि वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के लेने या फिर देने से बनता है, उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता है, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और जो इलेक्ट्रॉन देने या लेने से बनता है उसे हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन मतलब नेगेटिव, इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, इनके अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और जो कैटायन और एनायन होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिसाइड करके एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जितना कैटायन होगा उतना एनायन होगा, तो जो एलिमेंट होगा वो बैलेंस रहेगा कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं, नेचर उनका क्रिस्टलाइन होता है। और ये सारे बहुत ही शाइनी होते हैं, स्मूथ होते हैं और डेफिनेट शेप होता है, मतलब आड़े टेढ़े नहीं होते हैं, एक डेफिनेट शेप होता है, रेक्टेंगुलर अलग अलग शेप। तो इनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है सॉलिड आयोनिक कंपाउंड में, जिसके कारण ये क्रिस्टलाइन होते हैं, मतलब यूनिफॉर्म अरेंजमेंट। और आयंस की अरेंजमेंट डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड के लिए डिफरेंट होती है, जिसके कारण उनके शेप्स भी डिफरेंट होते हैं बट डेफिनेट होते हैं। और मेन फैक्टर क्या है कि जो अरेंजमेंट होती है उसके कारण हमें डिसाइड होता है कि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कितना है। इसके कारण जनरल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है नेगेटिव आयंस अरेंज अराउंड अ पॉजिटिव आयंस एंड पॉजिटिव आयंस अरेंज अराउंड अ नेगेटिव आयंस। इसके कारण क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में देखें हम लोग तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव चार्ज आयंस अरेंज्ड होते हैं। दो मेन फैक्टर क्या है कि साइज ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द आयंस, ये दो मेन फैक्टर है जिसके कारण क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इन द नेबरिंग आयंस विद अपोजिट चार्ज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब ऐड करें तो जो अट्रैक्शन होता है आयंस का अपोजिट चार्जेस पे तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही मुश्किल होगा उसे तोड़ना, तो मेल्ट कर ही नहीं पाएगा कोई। इसके कारण आयोनिक कंपाउंड्स हार्ड और ब्रिटल होते हैं। अब आइए आयोनिक कंपाउंड्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका सॉलिड स्टेट में होते हैं और हार्ड होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं और पीसेस में ब्रोक कर सकते हैं इन्हें प्रेशर अप्लाई करके। इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हाई होता है, जिसके कारण इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे मैंने बताया, एक दूसरे से इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं कि इन्हें तोड़ना मुश्किल होता है। आयोनिक कंपाउंड वाटर सॉल्यूबल होते हैं, जिसके कारण ये वाटर से आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं। और आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट कर सकते जब वो सॉलिड स्टेट में हो, बल्कि उन लोग कंडक्ट कर सकते हैं जब उन लोग एक्वस या फिर लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट में हो। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ आयोनिक कंपाउंड्स की। तो जैसा आप लोगों को यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, आप लोग सबकी नहीं, बस आप लोग वाटर की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ लें। तो चलिए अब पढ़ते हैं मेटलर्जी। मेन जो चैप्टर है वो हम लोग का आ गया मेटलर्जी।
हाँ, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स एंड देयर प्योरिफिकेशन फॉर द यूज इज कॉल्ड मेटलर्जी। व्हाट इज़ मेटलर्जी? मेटलर्जी मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को स्टडी करती है। मेटल्स जो भी होते हैं दोस्तों, उसके साथ कुछ गैंगियो मतलब कि कुछ अनयूजेबल पार्टिकल्स होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता, तो उनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, फिर उसको प्योरीफाई करना पड़ता है। तो इसकी जो स्टडी करती है साइंस और टेक्नोलॉजी, या फिर जो ये करती है, उसे हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। अब मेटल्स का ऑकरेंस पढ़ लेते हैं। तो मेटल जो होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं ऑकर होते हैं नेचर में, बल्कि उन लोग कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। जैसे सॉल्ट्स हो गए, ऑक्साइड्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, सल्फाइड्स हो गए, नाइट्रेट्स हो गए। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ सोडियम पड़ा है उठा ले, वहाँ एल्यूमिनियम पड़ा है उठा ले, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको दिखेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इस तरीके से आपको मेटल्स मिलेंगे। तो इसीलिए ये मुश्किल होता है कि भाई हाइड्रोजन सल्फाइड में से हम लोग हाइड्रोजन को कैसे अलग करें और सल्फाइड में से सल्फ़र कैसे अलग करें। सो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क। सो इसीलिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो इन्हें अलग करने के लिए डिफरेंट मेथड्स है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो इफेक्ट नहीं होते हैं एयर, वाटर और अदर फैक्टर से, तो वो फ्री स्टेट में पाए जा सकते हैं। वो किसी से जब रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो उन लोग कैसे बनेंगे? जैसे हाइड्रोजन ने सल्फ़र के साथ रिएक्शन नहीं किया होता तो हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बनता। तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो द कंपाउंड्स ऑफ मेटल दैट ऑकर इन नेचर अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स हम लोग किसको बोलते हैं? वो मेटल्स जो इम्प्योरिटीज़ मतलब कुछ गंदगी के साथ ऑकर होते हैं, मतलब वो अनयूजेबल पार्टिकल्स, जिसको हम लोग गैंगियो पार्टिकल्स बोलते हैं। तो इम्प्योरिटीज़ कैसी हो सकती है? जैसे सॉइल हो गया, सैंड हो गया, रॉकी सब्सटेंस हो गया मेटल कंपाउंड के साथ, उन इम्प्योरिटीज़ को हम लोग बोलते हैं गैंगियो। मेटल्स को उन लोगों से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सेपरेशन मेथड से, और वही हम लोग अब एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, मतलब द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गैंगू फ्रॉम द ओर्स इज कॉल्ड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। मतलब कि ओर्स में से जो गैंगू को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो गैंगू पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है। तो सबसे पहला मेथड है सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में हम लोग कैसे कर सकते हैं? जिसमें हैवी पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं गैंगू से। तो सबसे पहला मेथड है इसमें विल्फी टेबल मेथड। तो विल्फी टेबल मेथड में कैसा होता है कि विल्फी टेबल मेथड एक फिक्सिंग नैरो फिक्सिंग से बना हुआ रहता है, और इसमें वुडन राइफल्स होते हैं। जैसा आप लोग देख सकते हैं ये वुडन राइफल्स हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद वुडन राइफल्स को इंक्लाइंड सरफेसेस पे रखा जाता है, और फिर यहाँ पे ओर्स के लिए एक रास्ता बनाया जाता है, और यहाँ पे पाउडर डोर्स मतलब ओर्स को यहाँ से डाला जाता है, उसके साथ थोड़ा सा वाटर डाला जाता है, और फिर उसके बाद टेबल को फिर शेक किया जाता है, वाइब्रेट किया जाता है। और जब टेबल वाइब्रेट होगा तो उसके साथ जो गैंगू पार्टिकल्स होंगे, गैंगू पार्टिकल्स नीचे साइड से निकल जाएंगे, और जो कॉन्सनट्रेटेड वो ओर्स होंगे वो ऊपर साइड से निकल जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट द गैंगू पार्टिकल्स आर कैरीड अवे अलॉन्ग विद द फ्लोइंग ऑफ वाटर। कुछ जो लाइटर गैंगू पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ही हल्के होते हैं, तो वो वाटर के प्रेशर से चले जाते हैं, बाकी जो बचते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं। जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं, और बाकी जो वुडन राइफल्स होते हैं उनसे ब्लॉक किए जाते हैं गैंगू पार्टिकल्स को, और फिर उसके बाद निकाल दिया जाता है। तो विल्फी टेबल मेथड में 3-4 वर्ड्स याद रखें, जैसे वाइब्रेशन, पाउडर डोर, लाइट गैंगू पार्टिकल्स और वुडन राइफल्स। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग याद रखेंगे तो पूरा टेबल आपको याद आ जाएगा। अब हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड में हाइड्रो आया मतलब वाटर इसमें ज़रूर होगा। तो इसमें सबसे पहले पूरा एक टैंक लिया जाता है, फिर टैंक को कनेक्ट किया जाता है एक पाइप के साथ, जहाँ पे नीचे से पाइप डाली जाती है वाटर की, और फिर उसके बाद जो गैंगू पार्टिकल्स होते हैं उनको कैसे निकाला जाता है बताता हूँ आपको। तो फिर इसमें ऊपर से भी एक जगह बनाई जाती है जहाँ से हम लोग ओर को डालते हैं। तो हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड जो होता है वो वर्किंग ऑफ मिल पे वर्क करता है, और टैपरिंग होती है वेसल्स की, जैसे ग्राइंडिंग मिल में एक टैपरिंग होती है। टैंक लाइक कंटेनर होता है जिसमें हम लोग वाटर डालते हैं, और फिर इस तरीके से पाउडर और भी उसमें डालते हैं। फिर मेन प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है। फोर्सफुल जेट ऑफ वाटर, मतलब जितने प्रेशर से वाटर को भेज सकते हैं
उतने प्रेशर से हम लोग वाटर को भेजते हैं। और हम लोग जानते हैं कि गैंग्यू पार्टिकल्स लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, तो इसके कारण जो गैंग्यू पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं कुछ वाटर के साथ। तो जैसा आप लोग ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अगर आपके घर पे बकेट है तो सो आप लोग बकेट में पाइप एकदम नीचे डाल दो, आपको कोई होल करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पाइप को नीचे डाल दो और फिर प्रेशर अगर ज़्यादा है तो आप लोग पाओगे कि पाइप का जो पानी है वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। और फिर उसमें 3-4 आप लोग कंचे डाल दो, नहीं कंचे भारी हो जाएंगे, लाइट पार्टिकल्स डाल दो, जैसे छोटे छोटे स्टोन्स होंगे रॉक, वो डाल दो। उसके बाद आप लोग देखोगे कि स्टोन ऊपर आ रहा है फोर्सफुल जेट से। अगर ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा तो नहीं आएगा, वरना आएगा अगर ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, वो पार्टिकल्स ऊपर आते हैं और यहाँ से वो गैंग्यू पार्टिकल्स निकल जाते हैं। तो ये ग्रेविटेशन मेथड पे वर्क करता है, हाइड्रोलिक सेपरेशन। सो वाटर से यहाँ पे अलग किया जाता है और फिर आखिरी में जो और बचते हैं उसको यहाँ से निकाल लिया जाता है। अब मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि एक मैग्नेटिक रोलर होता है जिसमें मैग्नेट लगा हुआ रहता है, और एक नॉन मैग्नेटिक रोलर होता है जिसमें मैग्नेट नहीं लगा हुआ होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन्स आती हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करके मेटल्स को अलग कर सकते हैं। तो 2 रोलर्स यहाँ पे लगाए जाते हैं, एक मैग्नेटिक एक नॉन मैग्नेटिक। सो जब सबसे पहले जो नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग चले जाते हैं और जो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग चले जाते हैं। जैसा सबसे पहले जब पाउडर और यहाँ से डाला गया तो वो यहाँ पे आने के बाद मैग्नेट से चिपका अट्रैक्ट हुआ, तो जो नॉन मैग्नेटिक है जैसे अलग अलग मेटल्स हो गए, मेटल्स तो ज़्यादातर अट्रैक्टिव होते हैं, तो वो यहाँ से निकल गए मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स। और जो मैग्नेटिक नहीं थे, जो अट्रैक्ट नहीं हुए, वो दूसरी बाल्टी में चले गए, क्योंकि यहाँ पे तो मैग्नेट है नहीं तो वो पीछे जाएंगे नहीं, तो यहाँ जाके वो नीचे चले गए। और फिर एक दोनों कलेक्टर में वो अलग अलग कलेक्ट हो गए, एक में मैग्नेटिक और एक में नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स। सो इन दिस वे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स कैन बी सेपरेटेड। इस तरीके से हम लोग इनको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कैसिटराइट इज़ अ टिन ओर। इसमें ज़्यादातर नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे स्टेनिक ऑक्साइड, और मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट होता है FeWO4 मतलब फेरस टंगस्टेट। तो इन दोनों को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड से। मतलब यहाँ पे क्या कहा है कि सबसे पहला नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट ये रहता है और मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट ये रहता है। सो दोनों एक दूसरे से कंबाइंड रहते हैं। तो दोनों को अब सेपरेट कैसे करना है, सेपरेट हम लोग इसी तरीके से करते हैं। जैसा अगर आप लोग जानते होंगे तो गांव में ज़्यादातर जब गेहूं की खेती होती है तो गेहूं जो निकलते हैं व्हीट, तो उसको सेपरेट किया जाता है उसके पार्टिकल से। सो जब भी वहाँ पे चावल निकलता है तो फिर उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे भूसे होते हैं, तो उनसे अलग किया जाता है। तो उसी तरीके से ये सारे मेथड्स भी होते हैं। अब नेक्स्ट आता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन में मेथड में 2 अपोजिट प्रॉपर्टी का यूज़ होता है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स के। और जो मेटल सल्फाइड होते हैं उनकी हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी के कारण वो तुरंत ऑयल के साथ गीले हो जाते हैं। और जो दूसरा प्रॉपर्टी होता है हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी के कारण जो गैंग्यू पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर की वजह से गीले हो जाते हैं। तो पाइन ऑयल की मदद से हाइड्रोफोबिक मेटल्स गीले हुए, और वाटर की मदद से गैंग्यू पार्टिकल्स। कौन सा ऑयल इसमें यूज़ होता है, पाइन ऑयल। बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज सर्टेन ओर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो इसकी इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से ओर को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। इसमें मेथड में क्या होता है कि एक एजिटेटर लगाया जाता है और पाइन ऑयल और वाटर का मिक्सचर रखा जाता है। पाइन ऑयल और वाटर के मिक्सचर की वजह से बबल्स जल्दी फॉर्म होंगे, फ्रोथ जल्दी फॉर्म होंगे। तो पाइन ऑयल जो होता है वो ऐड किया जाता है वाटर के साथ ताकि फ्रोथ बन सके। और फिर उसके बाद एजिटेटर की मदद से एक प्रेशराइज्ड एयर, यहाँ से देखिए आप लोग, तो एयर सप्लाई किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा हवा रहती है उसमें। और जैसा आप लोग पाइप लो और पाइप से आप लोग ग्लास में पानी लो और फिर उसमें फूको, तो जब आप लोग ऐसा करोगे तो वहाँ पे देखोगे कि बबल्स बन रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एयर सप्लाई किया जाता है। एयर सप्लाई करने के कारण जो एजिटेटर होता है वो फटाफट घूमने लगता है और एजिटेटर अपने सेंटर में रोटेट करते रहता है, जिसके कारण बबल्स वहाँ पे बन जाते हैं जो एयर हमने ब्लो किया उसकी वजह से। और एक बार बबल्स बन गए तो उन बबल्स के साथ साथ वाटर और एयर दोनों मिक्स हो जाएंगे, और इसके कारण जो बबल्स होते हैं वो ऊपर आते हैं, और बबल्स के साथ जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर्स रहते हैं वो निकल जाते हैं। और बाकी जो गैंग्यू पार्टिकल्स होते हैं वो बबल्स में नहीं जाते, तो वो नीचे से धीरे धीरे
निकल जाते हैं। और ये आपके छोटे छोटे बबल्स हैं, बबल्स में जो कॉन्सनट्रेटेड ओर है वो धीरे धीरे ऊपर आते हैं और फिर इस तरीके से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये रहता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इसका एक एग्जांपल ले तो जिंक ब्लेंड और कॉपर पाइराइट के लिए यूज़ होता है। इसमें जिंक ब्लेंड और कॉपर पाइराइट को अलग अलग करने के लिए जो जिंक ब्लेंड होता है वो ज़्यादातर वेट हो जाता है और जो कॉपर पाइराइट होता है वो वाटर की मदद से वेट हो जाता है, जिसके कारण दोनों को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड आता है लीचिंग। द फर्स्ट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एल्यूमिनियम गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम द ओर्स इज द मेथड ऑफ लीचिंग। मतलब कि मेटल्स एल्यूमिनियम गोल्ड और सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो मेथड है उससे वही मेथड है लीचिंग। इस मेथड में जो ओर होता है उसको एक सर्टेन सॉल्यूशन में ज़्यादा देर के लिए डुबा करके रखा जाता है। ये आपको शॉर्टकट में बताया गया है, ये प्रोसेस पढ़े तो काफ़ी बड़ा है। द ओर डिजॉल्व इन दैट सॉल्यूशन ड्यू टू स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कराया जाता है जिसके कारण वो ओर डिजॉल्व हो जाता है उसमें, और फिर उसके बाद जो गैंगियो होता है वो रिएक्ट नहीं करता है, देयरफॉर वो डिजॉल्व नहीं होता है उस सॉल्यूशन में। तो जो डिजॉल्व हो गया उसे निकाल लो अलग, और जो बाकी बच गया वो गैंगियो पार्टिकल्स उसे भेज दो। तो ये था हम लोगों का लीचिंग मेथड। तो इसमें हम लोग NaOH और Na2CO3 को अलग अलग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब अभी तक तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स को कैसे अलग करते हैं वो हम लोग पढ़ रहे थे। अब मेटल्स को किस तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेटल में हम लोग सबसे बढ़िया एग्जांपल लेंगे एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है वो इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम में हम लोग कैथोड रिएक्शन कराएंगे। कैथोड मतलब नेगेटिव, एनोड मतलब पॉजिटिव, ऐसा आप लोग याद रखें। कैटायन मतलब पॉजिटिव था तो कैथोड मतलब नेगेटिव। तो कैथोड में जब रिएक्शन कराया गया तो Na का एक इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ, जिसके कारण Na बैलेंस हो गया, मतलब इसमें रिडक्शन हुआ। और जो Cl था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया जिसके कारण हुआ ऑक्सीडेशन। उसके बाद एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले मेथड है कॉन्सनट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। उससे पहले हम लोग थोड़ी सी एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। एल्यूमिनियम का कलर होता है सिल्वर वाइट, मतलब कि सिल्वर होता है। इसका एटॉमिक नंबर है 13, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 283, वैलेंसी है 3। एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्टिव मेटल है और वो फ्री स्टेट में नहीं आता है नेचर में। उसमें बहुत सारे ऑक्साइड्स रहते हैं जैसे Al2O3.NH2O, और बॉक्साइड जो होते हैं उसमें 30 से 70% एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, और जो बाकी से 30% बच गया वो गैंगियो पार्टिकल्स होता है। और गैंगियो पार्टिकल्स में सैंड, सिलिका, आयरन ऑक्साइड ये सब होते हैं। तो 2 स्टेप्स हैं इनको सेपरेट करने का। सबसे पहले कॉन्सनट्रेट इसको किया जाता है। जो Al2O3.NH2O है उसको रिएक्ट कराया जाता है NaOH के साथ, और NaOH के साथ रिएक्शन की वजह से बन जाता है Na, मतलब सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस वाटर अलग हो जाता है। उसके बाद जो वहाँ पे बना उसको हम लोग फिर से रिएक्ट कराएंगे सोडियम एल्यूमिनियम और ऑक्साइड को वाटर के साथ, जिसके कारण सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। तो इस तरीके से जब NaOH प्लस AlOH3 बना तो उसके बाद हम लोग हॉल्स प्रोसेस में उसको ले जाएंगे। हॉल्स प्रोसेस में क्या होता है कि ओर को पाउडर्ड किया जाता है और फिर उसको हीटिंग से लीच कर दिया जाता है ताकि वाटर सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट बने, और फिर उसके बाद जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हो जाती हैं उसे निकाल दिया जाता है। मतलब वो गंदगी जो सॉल्युबल नहीं होती है, जो उसमें डिज़ोल्व नहीं होती है, उसको अलग कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल के उसको न्यूट्रलाइज और फिल्टर किया जाता है। इसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेशन बन जाते हैं, और फिर उसके बाद इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है। जैसा आप लोग पहले बेयर सॉल्व प्रोसेस देख लें। तो इसमें फिर Na2CO3 को रिएक्ट कराया गया तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो गई, वाटर अलग हो गया, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो गया। इसमें हम लोगों को दोस्तों एल्यूमिनियम को निकालना है। अब उसके बाद सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड को H2O प्लस CO2 से रिएक्ट कराया गया तो इसमें हम लोगों को ये मिला, और फिर उसके बाद जो दोनों में मिला हम लोगों को उसको कैल्साइंड किया जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके। मतलब इसमें हम लोग हीट करते हैं जिसके कारण हमें मिल जाता है एल्यूमिना। तो AlOH3 को हम लोगों ने हीट दिया तो हमें मिला एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वाटर। हम लोगों ने Na को अभी छोड़ दिया, Na वाला आपको नहीं बताया गया है, वो भी इसी तरीके से होता है। तो हम लोगों को एल्यूमिनियम ऑब्टेन करना है। अभी तो हम लोगों को Al2O3 मिला है, अभी 2O3 को भी निकालना है। तो अब उसको निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लेकर आएंगे एक स्टील टैंक। स्टील टैंक में हम लोग एक कवरिंग बनाएंगे ग्रेफाइट की,
तो कैथोड और एनोड भी उसमें प्रेजेंट रहेगा। और फिर उसके बाद 3 ट्यूब्स डालेंगे जो ग्रेफाइट के बने हुए रहेंगे, वो एनोड रहेंगे। और एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होगा इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें डाला जाएगा मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, क्रेओलाइट और फ्लोर्स पर, और यहाँ से गैंग्यू पार्टिकल्स के लिए जगह बनाई जाएगी और मॉल्टेन एल्यूमिनियम यहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोड रिएक्शन कराया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस होने के कारण जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन पे अभी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जिसके कारण उसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो अलग हो गए, मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, तो एनोड रिएक्शन हुआ। अब उसके बाद कैथोड रिएक्शन में जो एल्यूमिनियम होगा उसके 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, मतलब Al3 प्लस चार्ज था, तो जो प्लस वाला चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ गया, और नेगेटिव की तरफ जाते समय उसके जो 3 इलेक्ट्रॉन थे वो ख़त्म हो गए। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब गए तो क्या हम लोगों को मिल गया, एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इतने बड़े प्रोसेस के बाद हम लोगों को मिला एल्यूमिनियम रिडक्शन से। तो इसमें हम लोग एनोड को चेंज भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो एनोड होता है, ग्रेफाइट की लाइनिंग जो होती है वो बर्न होने लगती है, जिसके कारण हम लोग इसे टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइज होने के कारण बर्न हो जाता है। अब मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट मेटल्स को हम लोग किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनका 2 प्रॉपर्टीज़ है, एक है रोस्टिंग, एक है कैल्सिनेशन। तो चलिए पढ़ते हैं। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़, मिडल में जो मेटल्स थे वो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो यूजुअली दे ऑकर इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड, सॉल्ट्स और कार्बोनेट। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड रादर देन सल्फाइड और कार्बोनेट्स। उनके ऑक्साइड से हम लोग ईजिली पता कर सकते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सल्फाइड ओर्स जो होते हैं वो हीट किए जाते हैं ताकि वो अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो सके, और जब हीट किए जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग। और जो कार्बोनेट्स ओर होते हैं वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट किए जाते हैं ताकि वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सके, और लिमिटेड सप्लाई में जब हम लोग हीट करेंगे तो उसे बोलेंगे कैल्सिनेशन। तो सबसे पहले रोस्टिंग हुआ, जिसके कारण ZnO बना, मतलब जिंक ऑक्साइड, रोस्टिंग हुआ जब, और उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड जो मिला था उसके साथ हुआ कैल्सिनेशन, तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अब इस जिंक ऑक्साइड में से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब जिंक ऑक्साइड में कार्बन लगा के हम लोगों को जो जिंक है उसे अलग करना है। तो ZnO प्लस C को हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो Zn अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों को मेटल मिल जाएगा। अब उसके बाद जो MnO2 प्लस 4Al है, इसमें हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो Mn अलग हो जाएगा और Al2O3 अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को Mn मिल जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हीट से जब Fe2O3 डॉट प्लस 2Al को रिएक्ट कराया गया तो आयरन अलग हो गया और Al2O3 भी अलग हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों को आयरन मिल गया। तो रिएक्शन करा के भी हम लोग एलिमेंट्स को डिफरेंटली अरेंज कर सकते हैं। तो जैसे वेल्डिंग वाला प्रोसेस आप लोग देखें तो रेल की पटरी किस तरीके से बनती है, समझ लीजिए ये इतना पहले मोल्ड्स में रखा जाता है, मतलब कि ढांचे में डालने के लिए, तो सांचे में इसको रखा जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे जो हॉट स्टील फ्रॉम थर्मिट रिएक्शन, स्टील जो होती है उसको थर्मिट रिएक्शन कराया जाता है, और फिर उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में बन जाती है, और फिर उसके बाद यहाँ से उसको गिराया जाता है और फिर यहाँ जाके वो फिट हो जाती है, और फिट होने के बाद उसको अलग कर दिया जाता है। तो इस तरीके से रेल ट्रैक तैयार हो जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मिट वेल्डिंग। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स को हम लोग किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़, जो बॉटम नीचे थे वो लेस रिएक्टिव हैं, तो इसके कारण वो फ्री स्टेट में फाइंड किए जाते हैं नेचर में, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, तो ये सारे फ्री स्टेट में होते हैं। और रिज़र्व और कॉपर का जो रिज़र्व है वो फ्री स्टेट में नहीं होता है। तो कॉपर का जो रिएक्शन है वो कराना होगा ताकि उसे हम लोग अलग कर पाए। तो सबसे पहले Cu2S को हम लोग 3O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, मतलब हीट किया जाता है उसको एयर में। तो एयर में तो ऑक्सीजन है, जब भी एयर आए, आप लोग याद रखें, एयर जब भी आए तो वहाँ पे O2 लिखना है। तो रिएक्शन कराने के बाद कॉपर ऑक्साइड बना और सल्फ़र डाइऑक्साइड बना। सल्फ़र तो अलग हो गया, बता, अभी ऑक्सीजन चिपक गया। तो उसके बाद जब ऑक्सीजन चिपका तो इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे S के साथ, जिसके कारण सल्फ़र डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को मिल गया कॉपर। अब मेटल को हम लोग रिफ़ाइन कैसे करते हैं,
Metals obtained by various reduction process described above are not very pure. They contain impurities. मतलब जैसे हम लोगों ने ऊपर से मेटल को सेपरेट तो किया, बहुत सारे सेपरेशन हम लोगों ने पढ़ा, बट उसमें भी थोड़ी बहुत गंदगी रह जाती है, तो उसको हम लोगों को सेपरेट करना है ताकि हम लोगों को प्योर मेटल्स मिले। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड को करते हैं, जिसके कारण हमें प्योर मेटल्स मिल जाते हैं इम्प्योर मेटल्स में से। अब पढ़ते हैं दोस्तों करोजन ऑफ मेटल्स। मेटल्स कैसे करोडेड हो जाते हैं, ये हम लोगों ने थर्ड लेसन में थोड़ा सा करोजन और रस्टिंग पढ़ा है। तो जंग लग जाता है जब, तो उनमें थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, रेडिश सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है उनके ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्ट। जंग लग जाती है, तो इसके कारण बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस होता है। जैसे जो सिल्वर होता है वो ब्लैक हो जाता है, जो आयरन होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाल हो जाता है जंग लगने के बाद, और जो कॉपर हो जाता है वो ग्रीन हो जाता है। तो कॉपर जो होता है वो ग्रीन हो जाता है, जैसा आप लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखें तो अभी ग्रीनिश होता जा रहा है। किसके कारण? क्योंकि वहाँ पे करोजन हो रहा है। तो आयरन जो होता है वो मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है और रेडिश सब्सटेंस बनाता है। जो रेडिश सब्सटेंस बनता है उसे हम लोग बोलते हैं रस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वो मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करता है कॉपर वेसल्स के सरफेसेस पे, जिसके कारण कॉपर वेसल्स जो होते हैं वो अपना चमक खो बैठते हैं। तो कॉपर कार्बोनेट वहाँ पे फॉर्म हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैटिनेशन ऑफ कॉपर। एयर के एक्सपोजर में आने के बाद जो सिल्वर होता है वो ब्लैकिश टर्न हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सिल्वर सल्फाइड होता है वो सिल्वर और हाइड्रोजन सल्फाइड के रिएक्शन से सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, जिसके कारण वो ब्लैकिश हो जाता है, और एल्यूमिनियम के ऑक्सीडेशन से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। तो अभी इसको प्रिवेंट कैसे करें? प्रिवेंट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसा आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहला मेथड है कि हम लोग मेटल्स को आइसोलेट रखें, एयर से उसको कांटेक्ट में आने ही ना दें। बट दिस इज़ समटाइम्स इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता है ज़्यादातर, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में नहीं रखेंगे तो हम लोग कहाँ उसको छुपा के तो रख नहीं सकते। जैसा स्टैचू ऑफ लिबर्टी को किसी के घर में तो रख नहीं सकते, उसको बाहर ही रखना पड़ेगा, और बाहर रखा है तो वो एयर के कांटेक्ट में आएगा ही। तो सबसे पहला मेथड इसमें है, फिक्स अ लेयर ऑफ सम सब्सटेंस ऑन द मेटल सरफेस सो दैट द कॉन्टैक्ट ऑफ द मेटल विथ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन इन द एयर इज प्रिवेंटेड एंड नो रिएक्शन विथ ऑकर बिटवीन देम। मतलब कि वो एक लेयर कुछ लगा दे किसी सब्सटेंस का, जिसके वजह से कि मेटल सामने आए ही ना, मतलब उस कॉपर के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें लगा दे कि मेटल सामने आए ही ना, उसके आने से पहले ऊपर की वो चीज़ आ जाए और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ही ना हो। तो इससे वो चीज़ें बच जाएंगी, कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। और करोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग लेयर ऑफ पेंट अप्लाई कर सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं। जैसे करोजन ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड, जैसे आयरन को अगर हम लोगों को प्रिवेंट करना है तो उस पर लेयर ऑफ पेंट लगाएं तो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं करोजन को। तो वी कैन नॉट प्रोटेक्ट द आर्टिकल्स परमानेंटली, हम लोग उसको परमानेंटली तो पेंटिंग मेथड से प्रिवेंट कर नहीं सकते, ये शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। तो इफ़ देयर इज़ अ स्क्रैच ऑन द पेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द आर्टिकल एंड इफ अ स्मॉल सर्फेस ऑफ द मेटल कम इन कॉन्टैक्ट विथ एयर द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग स्टार्ट। थोड़ा सा स्क्रैच भी आ गया अगर पेंट में तो प्रोसेस ऑफ रस्टिंग आपका वहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते ज़्यादा समय तक, और इसीलिए आयरन शीट्स होते हैं जो वो शाइनी नहीं अपीयर होते हैं। बट करोजन को हम लोग थोड़े मेथड से प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है गैल्वनाइजिंग। तो इन दिस मेथड अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज़ अप्लाइड टू प्रिवेंट करोजन ऑफ आयरन और स्टील। आयरन और स्टील पे जिंक अप्लाई किया जाता है और फिर इसको प्रिवेंट किया जाता है। जैसे एग्जांपल में ले आयरन नेल्स, खीले का एग्जांपल ले ले। इन द मेथड ऑफ करोजन ऑफ जिंक ऑकर फर्स्ट बिकॉज जिंक इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन। आयरन पीछे रह गया और जिंक का जो लेयर लगाया वो जिंक पहले आ गया रिएक्ट करने के लिए। तो जिंक आयरन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो पहले रिएक्ट होगा, और कुछ रेनी सीजन के बाद जो जिंक का लेयर होता है वो ख़त्म हो जाता है और फिर आयरन का रस्टिंग फिर शुरू हो जाता है। तो फिर से उस पर हम लोग जिंक का लेयर लगा सकते हैं। जैसा आप लोग देखें, ये हम लोगों का आयरन नेल है, इसको हम लोगों ने फिक्स सॉल्यूशन में डाला, फिर सुखाया, फिर इसके ऊपर जिंक लगाया गया और फिर कूल किया गया, फिर इंस्पेक्ट किया गया, फिर दे दिया गया। तो इस तरीके से हम लोग गैल्वनाइजिंग मेथड से प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग को। बट कुछ रेनी सीजन के बाद ये दोबारा से शुरू हो जाता है, बट लॉन्ग टाइम होता है। अब टिनिंग कौन सा मेथड होता है? इन दिस मेथड अ लेयर ऑफ मॉल्टेन टिन इज डिपॉजिटेड ऑन द मेटल, वी कॉल दिस एज अ कलही। अ ग्रीनिश लेयर फॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ अ कॉपर और ब्रास वेसल। दिस ग्रीनिश लेयर इज पॉइजनस इफ बटर मिल्क और curry is placed in such a vessel, it gets spoiled
टिनिंग इज़ डन टू प्रिवेंट ऑल सच डैमेज। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक मॉल्टेन टिन का लेयर लगाते हैं मेटल्स पे, जिसे हम लोग बोलते हैं कलई। एक ग्रीनिश लेयर बन जाती है सरफेसेस पे कॉपर के, और अगर हम लोग ऐसे कॉपर के सरफेसेस में बटर मिल्क या फिर करी को रखें तो वो पॉइजनस हो सकते हैं, जिसके कारण वो ख़राब हो जाते हैं ऐसे वेसल्स में। तो टिनिंग को हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि ये सब डैमेज को हम लोग प्रिवेंट कर सकें। अब एनोडाइजेशन क्या होता है? एनोडाइजेशन ज़्यादा रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है इसमें। तो इन दिस मेथड मेटल्स लाइक कॉपर एल्यूमिनियम आर कोटेड। इन लोगों पे हम लोग कोटिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग लेयर लगाते हैं ऑक्साइड्स पे इलेक्ट्रोलाइसिस से, जिससे कि ये बच सके। इसके लिए हम लोग कॉपर और एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं एनोड की तरह। कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं एनोड की तरह। और एज दिस ऑक्साइड लेयर इज़ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म, इट इज़ यूजफुल टू प्रिवेंशन ऑफ द करोजन ऑफ द मेटल। ये सारे ऑक्साइड की लेयर जो हम लोग लगाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसीलिए करोजन को हम लोग इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, एल्यूमिनियम जो होता है वो एनोडाइज हो जाता है, जिसके कारण थिन लेयर बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। इट ऑब्स्ट्रक्ट, वो जो कॉन्टैक्ट है एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन और वाटर के साथ, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा एनोडाइजेशन के कारण जो लेयर बनेगा, इसके कारण आगे की डैमेज को वो प्रोटेक्ट कर देगा। तो ये था मेथड ऑफ एनोडाइजेशन। अब आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताया गया है। इसमें बस क्या होता है, कैथोड एल्यूमिनियम स्पून रखा जाता है और एक प्लेट रखी जाती है, फिर पावर सप्लाई किया जाता है, जिसके कारण हम लोग उस पर थोड़ी सी कोटिंग करते हैं। इन दिस मेथड अ लेस रिएक्टिव मेटल इज कोटेड ऑन अ मोर रिएक्टिव मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग इस पर कोटिंग करते हैं। सिल्वर प्लेटेड स्पून, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग इसके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं, जिससे ये बच जाते हैं करोजन से। अब एलॉइंग इज़ अ मेथड टू प्रिवेंट करोजन। करोजन को प्रिवेंट करने के लिए ये भी है। मेजॉरिटी ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेज यूज्ड प्रेजेंटली और आर इन द फॉर्म ऑफ एलॉयज। द मेन इंटेंशन बिहाइंड दिस इज़ टू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द करोजन ऑफ मेटल। एलॉइंग करके हम लोग उसकी करोजन की जो इंटेंसिटी है उसे स्लो कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। होमोजीनस मिक्सचर हम लोग इसमें बनाते हैं। मेटल और अदर मेटल्स को हम लोग नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एलॉय। एलॉय मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। जैसे ब्रोंज एलॉय होता है जो 90% कॉपर और 10% टिन से बना हुआ होता है। तो ब्रोंज स्टैच्यूज़ जो होती है वो सन या फिर रेन से कोई भी अफेक्टेड नहीं होती हैं। और स्टेनलेस स्टील जो होता है वो स्टेन उस पर नहीं लगता है एयर और वाटर के कांटेक्ट की वजह से, और जिसके कारण इससे रस्टिंग भी नहीं होती। ये एक एलॉय होता है जो 74% आयरन, 18% क्रोमियम प्लस 8% कार्बन से बना हुआ रहता है। और आज के टाइम्स में तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जो एलॉइंग मेथड से बने हुए हैं। एलॉइंग मेथड मतलब कि मिक्सचर ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। तो थोड़ा सा कूल फैक्ट दिया गया है लेसन के लास्ट में। इसमें एक मेटल जो एलॉय है मर्क्यूरी का, उसे हम लोग बोलते हैं अमलगम। व्हेन वन ऑफ द मेटल इन एन एलॉय इज़ मर्क्यूरी, द एलॉय इज़ कॉल्ड अमलगम। मतलब कि मेटल में हम लोग उसमें मर्क्यूरी डालें और फिर नॉन मेटल में हम लोग कुछ भी लेकर आए, तो उससे जो बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे अमलगम। और इसका एग्जांपल है सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम एक्सेट्रा, ये सब एग्जांपल्स हैं। और पहले के टाइम पे डेंटिस्ट जो रहते थे वो सिल्वर अमलगम यूज़ करते थे, और गोल्ड अमलगम यूज़ होता है गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये था हम लोगों का 8th चैप्टर दोस्तों। थोड़ा बड़ा है, बट आप लोगों को शुरुआती पॉइंट्स में फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ याद करनी है। रिएक्शन नहीं याद करोगे चलेगा, बट सेपरेशन के जो भी मेथड है, फ्लोटेशन, मैग्नेटिक, हाइड्रोलिक, विल्फी टेबल, ये सभी आपको याद होने चाहिए। और फिर टिनिंग, गैल्वनाइजिंग, एनोडाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एलॉइंग, ये सब आपको याद रहने चाहिए। एटलीस्ट हेडिंग तो आप लोग याद ही रखें, क्योंकि बोर्ड में आने के पूरे चांसेस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना और बाकी सब। तो आज के लिए बस इतना ही।